हेलो स्टूडेंट्स, अनिमा क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं आज आप लोगों को क्लास 6 ज्योग्राफी का पार्ट 2 ग्लोब, अक्षांश और एवं देशांतरी रेखाएं, इस चैप्टर को पूरे डिटेल में समझाऊंगी। ठीक है, एकदम पॉइंट वाइज समझाऊंगी। अगर किसी भी स्टूडेंट्स को इस चैप्टर का क्लास नोट्स या फिर वीडियो लेक्चर या फिर प्रश्नोत्तर वीडियो चाहिए तो आप मेरे अनिमा क्लासेस को ज्वाइन कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप लोगों को इस चैप्टर का क्लास नोट्स वगैरह, प्रश्नोत्तर वीडियो सारा कुछ मिल जाएगा। ठीक है, और तो और वो स्टूडेंट्स भी सब्सक्राइब कीजिए जो 6 से 12 तक के स्टूडेंट्स हैं। मेरे अनिमा क्लास में 6 से 12 तक के स्टूडेंट्स का हर एक सब्जेक्ट का वीडियो मिलता है, हर एक सब्जेक्ट का, हर एक चैप्टर का पूरा, चाहे वो प्रश्नोत्तर हो, चाहे लेक्चर वीडियो हो या फिर कुछ भी हो, हर एक चैप्टर, हर एक सब्जेक्ट का सारा कुछ मिलता है 6 से 12 तक स्टूडेंट्स का। ठीक है, तो इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बताती हूँ कि इसमें आप लोगों को क्या क्या पढ़ना है। महत्वपूर्ण बिंदु, सबसे पहले आप लोगों को पढ़ना है ग्लोब के बारे में, यानी ग्लोब क्या है इसके बारे में जानेंगे। फिर ग्लोब की उपयोगिता के बारे में जानेंगे। फिर ग्लोब की सीमाएं, यानी कि ग्लोब का जो सीमा है वो कहाँ से कहाँ तक है, इसके बारे में जानेंगे। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आप लोगों को पढ़ना है अक्षांश और देशांतरीय रेखाएं। अक्षांश और देशांतरीय रेखाएं क्या है इसके बारे में जानेंगे पूरा विस्तार से। ठीक है, फिर ये भी जानेंगे कि अक्षांश और देशांतरीय रेखाएं जो है उनके क्या क्या महत्व है, इसके बारे में भी जानेंगे। फिर नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे पृथ्वी के ताप कटिबंध, यानी कि पृथ्वी का कितने ताप में, तापमंडल जो है वो कितने ताप में, कितने कटिबंध में बटा हुआ है। तो 3 कटिबंध में बटा हुआ है, उष्ण कटिबंध, समशीतोष्ण कटिबंध और शीत कटिबंध। इन तीनों कटिबंध के बारे में पूरा विस्तार पूर्वक मैं समझाऊंगी। ठीक है, इसके बाद हम लोग जानेंगे समय के बारे में जानेंगे कि जो समय है वो किस प्रकार वर्गीकृत है, इसके बारे में जानेंगे। फिर हम लोग जानेंगे स्थानीय समय, हर स्थान का जो स्थानीय समय है क्या होता है, कितना होता है, इसके बारे में जानेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग जानेंगे कि मानक समय, भारत का जो मानक समय है वो किस प्रकार वर्क करता है, इसके बारे में जानेंगे। ठीक है, फिर हम लोग जानेंगे समय क्षेत्र के बारे में, यानी कि किसी भी स्थान का, यानी कि हर जगह का जो समय क्षेत्र है वो कितना होता है। हर देश का समय क्षेत्र के बारे में जानेंगे, क्योंकि पूरा विश्व में जो है वो समय क्षेत्र 24 है, तो हर देश का जो समय क्षेत्र है वो उस क्षेत्र के विस्तृत वर्गीकरण के रूप में बताता है, यानी कि उस देश के विस्तार के विस्तार पर डिपेंड करता है, यानी कि उस देश का जो विस्तार है वो कितना ज्यादा है, इस पर डिपेंड करता है। जैसे रूस में 11 समय क्षेत्र है। ठीक है, और अमेरिका में 4 समय क्षेत्र है। तो उस जगह का विस्तार, यानी कि उस जगह का क्षेत्र कितना विस्तारित रूप में है, इस पर समय क्षेत्र निर्धारित करता है। तो इसको पूरा डिटेल में समझेंगे। फिर हम लोग जानेंगे ग्लोब पर किसी स्थान को ढूंढना, यानी कि किसी भी अगर ग्लोब पर किसी स्थान को किस प्रकार से ढूंढा जाता है, इसके बारे में पूरा अच्छे से समझाऊंगी। ठीक है, पहला पॉइंट हम लोग का स्टूडेंट्स ग्लोब, यानी कि ग्लोब के बारे में जानेंगे। ग्लोब किसे कहा जाता है। ठीक है, ग्लोब पृथ्वी का एक खोखला गोल मॉडल होता है। इस पर पृथ्वी की स्थलाकृतियां, महाद्वीप और महासागर सही आकार एवं स्थिति में दर्शाए जाते हैं। ग्लोब जो है वो पृथ्वी का एक खोखला टाइप का रहता है, उसके मतलब खोखला टाइप का रहता है, और उसके ऊपर कैसे दर्शाया जाता है, पृथ्वी की स्थलाकृतियां, यानी कि पृथ्वी में किस जगह क्या स्थित है। ठीक है, कहाँ महाद्वीप है, कहाँ महासागर है, स्थलाकृति कहाँ है, वन क्षेत्र कहाँ है, ये सब सारा कुछ जो है वो ग्लोब में दर्शाया जाता है। ठीक है, ग्लोब को एक और झुकी हुई धुरी पर घुमाया जाता है, यह धुरी अक्ष कहलाती है। पृथ्वी की तरह ग्लोब भी अपनी धुरी पर घूमता हुआ दिखाया जाता है। अक्ष का ऊपरी सिरा उत्तर ध्रुव तथा निचला सिरा दक्षिण ध्रुव को दर्शाता है, यानी कि जो ग्लोब है, ठीक है, वो अपनी धुरी पर घूमता है। ठीक है, धुरी पर घूमता है, तो जिस धुरी पर वो घूमता है, ठीक है, और जिस धुरी पर घूमता है उसे अक्ष कहा जाता है। और जो ग्लोब है वो हल्का पृथ्वी के जैसा हल्का झुका हुआ रहता है। ठीक है, जैसे पृथ्वी है ना, वो पूरा गोल है, बट वो हल्का सा इस टाइप का झुका हुआ है। उसी तरह ग्लोब भी आपको मिलेगा झुका हुआ टाइप का,
और वो एक धुरी से अटैच रहता है जिसकी वजह से वो घूमता है। ठीक है, और वो जिस धुरी की वजह से घूमता है उसे अक्ष कहा जाता है। ठीक, पृथ्वी की तरह ही वो घूमता है। ठीक है, और तो और जो ग्लोब है उसका ऊपरी वाले सिरा का, यानी कि सपोज दैट ये ग्लोब है, ठीक है, तो इसका ऊपर का जो सिरा है उसे उत्तर ध्रुव कहा जाता है, और जो नीचे का सिरा है उसे दक्षिण ध्रुव कहा जाता है। ठीक, पृथ्वी की तरह ही। ठीक है, उसके बाद हम लोग जानेंगे ग्लोब के लाभ एवं उपयोगिताएं, यानी कि ग्लोब को रखने का क्या क्या लाभ है और वो किस किस चीज में उपयोग में लाया जाता है। ठीक है, सबसे पहले भूगोल के पठन पाठन हेतु, दूसरा ग्लोब की सहायता से पृथ्वी और सूर्य के बीच के संबंध, दिन और रात का होना, ऋतु परिवर्तन आदि को अच्छी तरह समझा जा सकता है। भूगोल में ग्लोब का काम होता है कि भूगोल के पठन पाठन के लिए, यानी कि भूगोल में क्या क्या है, कहाँ पे स्थलाकृति है, कहाँ पे महाद्वीप है, कहाँ महासागर है, ठीक है, कहाँ पे जंगल का व्यवस्था है, कहाँ तटीय क्षेत्र है, ये सब सारा कुछ जो है वो आपको भूगोल के पठन पाठन के लिए ग्लोब में अच्छी तरीके से आपको पता चल जाता है। ठीक है, और तो और जो ग्लोब है उससे सूर्य और पृथ्वी के संबंध के बारे में भी पता चलता है। ठीक है, कि जो सूर्य है वो पृथ्वी से कितनी दूरी पर स्थित है। ठीक है, दिन और रात का होने के बारे में भी पता चलता है। फिर ऋतु परिवर्तन किस प्रकार कैसे होता है यह ग्लोब हमें बताता है। ठीक है, उसके बाद तीसरा लाभ यह है कि ग्लोब के माध्यम से विभिन्न स्थानों की दूरी एवं समय के अंतर के बारे में बताता है। यानी कि जो ग्लोब है वो विभिन्न जगह पे जितना भी, मतलब कि जैसे हर जगह का अलग अलग टाइम होता है। जैसे कि अरुणाचल प्रदेश जो है भी, ठीक है, वहां पे आपका सूर्योदय जो है वो 2 घंटा पहले ही हो जाता है और इधर 2 घंटा बाद होता है। यानी कि वहां का जो टाइम है वो मानक समय के हिसाब से 2 घंटा पहले का, यानी कि 2 घंटा वो फास्ट चलता है। ठीक है, अगर सपोज डैट यहाँ पे सूर्योदय 6 बजे होता है तो वहां पे भी 6 बजे ही होता है, बट वो 2 घंटा पहले ही चलता है। ठीक है, यानी कि 6 यहाँ पे 2 घंटा बाद में बचता है। ठीक है, तो ग्लोब का काम क्या करता है कि मानक समय को बताने के लिए भी, कि टाइम मैनेजमेंट के लिए भी ग्लोब का उपयोग किया जाता है। ग्लोब पर देशों, महाद्वीपों और महासागरों की सही माप दर्शाई जा सकती है। ग्लोब पर जो है वो हमारे देश की, फिर महाद्वीप की, जितने महासागर है, ठीक है, उन लोगों का सही दिशा बताया जा सकता है। ठीक है, और सही माप भी बताया जा सकता है, यानी कि दर्शाया जा सकता है ग्लोब पर। ठीक है, उसके बाद पांचवा लास्ट उपयोग क्या है, नाविक ग्लोब की सहायता से 2 स्थानों के मध्य का मार्ग आसानी से पता लगा सकता है। यानी कि नाविक जो होता है, यानी कि जो नाव में जो सवार होता है कहीं जाने के लिए, तो 2 स्थानों की बीच के मध्य का मार्ग का पता लगा सकता है। मतलब कि वो जहां से आया है, ठीक है, और उसे जहां जाना है, तो वो जहां से आया है और जहां उसे जाना है, इन दोनों के बीच का जो मार्ग है, यानी कि दोनों के बीच का जो सफर है, वो ग्लोब के सहारे वो पता करता है कि मुझे किधर जाना है, किधर से मैं पहुंचूंगा, इसके बारे में उसे पता चलता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग जानेंगे ग्लोब की सीमाएं, यानी कि ग्लोब का जो सीमा है वो कहां से कहां तक है, इसके बारे में जानेंगे। पहला, इसके आकार के कारण ग्लोब को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना कठिन होता है। हालांकि अब छोटे आकार के ग्लोब बनाए जाते हैं, यानी कि ग्लोब जो है वो काफी बड़ा आकार का होता है, जिसके कारण इसे एक जगह से दूसरे जगह स्थान पर ले जाने के लिए काफी कठिनाई होती है। ठीक है, हालांकि अभी वर्तमान में काफी छोटे छोटे ग्लोब भी पाए जा रहे हैं, लेकिन उसमें क्या होता है छोटे छोटे ग्लोब में, उसमें आपको पूरा डिटेल में दिखेगा नहीं वहां पे, इसलिए बड़ा ग्लोब जो होता है वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए उसे कठिनाई होती है। ठीक है, ग्लोब के आधे भाग को ही एक समय में देखा जा सकता है, यानी कि
क्योंकि ग्लोब जो है वो इस टाइप का रहता है, ठीक है, यहाँ से ज्वाइंट रहता है, ठीक है, हल्का तिरछा टाइप का रहता है और गोल रहता है। तो एक टाइम में उसे सपोज ऐसे घुमा, ठीक है, तो इसका जो ऊपर वाला जो हिस्सा है बस आपको एक टाइम पे आधा भाग ही दिखेगा, इधर जो नीचे वाला है, फिर आप इसको घुमाइएगा तब फिर आपका नीचे वाला भाग दिखेगा, ठीक है। तो एक टाइम पे जो है वो एक ही हिस्सा यानी कि एक ही भाग आपको दिखेगा, जो ऊपर साइड रहेगा, और जो नीचे साइड रहेगा उसको देखने के लिए आपको फिर से घुमाना पड़ेगा ग्लोब को, ठीक है। इसके बाद होगा पृथ्वी के केवल एक भाग को प्रदर्शित करने के लिए ग्लोब उपयुक्त नहीं है। यानी कि केवल एक भाग के लिए, यानी कि पृथ्वी का केवल एक भाग पता करने के लिए ग्लोब उपयुक्त में नहीं आता है, ठीक है, कि बस एक भाग का पता लग जाए, इसके लिए उपयोग में नहीं आता है। चौथा, किसी छोटे नगर, गांव, रेलमार्ग अथवा सड़क मार्ग के विस्तृत विवरण का ग्लोब पर नहीं दिया जा सकता है। यानी कि जैसे ग्लोब पर कोई भी स्थलाकृति आपको पता चलेगा कि यहाँ पे ये शहर बसा हुआ है या फिर ये सब, लेकिन आप पार्टिकुलर एक जगह का नाम बताइएगा कि मुझे ये गांव के बारे में जानना है या फिर नगर कहाँ पे स्थित है इसके बारे में जानना है, ठीक है, तो वो आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा। सब जैसे कि रांची, वो रांची वहां पे आपको मिल जाएगा, लेकिन रांची का आप किसी नगर का बात कीजिएगा तो वो वहां पे नहीं मिलेगा। जैसे यहाँ पे पूरा झारखंड मिल जाएगा आपको, वहां पे झारखंड का रांची, वहां पे एक ही साथ दोनों दिखेगा, बट आपको एक पर्टिकुलर गांव के बारे में नहीं मिलेगा। जैसे कि रामगढ़ आप वहां पे ढूंढिएगा तो फिर वो आपको वहां पे ग्लोब पे नहीं मिलेगा, वहां पे बस किस जगह क्या स्थित है इसके बारे में आपको पता चल सकता है बस। बाकी वहां पे पार्टिकुलर आप जगह का नाम बोलिएगा कि मुझे इस जगह का ही या फिर ये गांव या नगर हमको चाहिए, तो फिर वहां पे वो चीज नहीं मिलेगा, ठीक है। अक्षांश और देशांतरीय रेखाएं। इसके बाद हम लोग अक्षांश और देशांतरीय रेखा के बारे में जानेंगे, किन्हें कहा जाता है, ठीक है। ग्लोब पर क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाएं बनी होती है। ग्लोब पर जो है वो क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर यानी कि वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल लाइन बनी होती है, ठीक है। क्षैतिज रेखाएं पूर्व से पश्चिम में खींची जाती है और इन्हें अक्षांश रेखाएं कहते हैं। ऊर्ध्वाधर रेखाएं उत्तर से दक्षिण में खींची जाती है और इन्हें देशांतरीय रेखाएं कहते हैं। यानी कि जो पूर्व से पश्चिम की ओर यानी कि ईस्ट से वेस्ट की ओर जो रेखाएं खींची जाती है, यानी कि जो वर्टिकल लाइंस होते हैं मतलब खींची जाती है, उसे अक्षांश रेखाएं यानी कि वर्टिकल लाइंस कहा जाता है, ठीक है। और जो उत्तर से दक्षिण की ओर खींची जाती है ग्लोब पर, ठीक है, उन्हें ऊर्ध्वाधर रेखाएं यानी कि हॉरिजॉन्टल लाइन कहा जाता है, ठीक है। अक्षांश और देशांतरीय रेखाएं एक दूसरे को काटकर जाल बनाती है। यानी कि अक्षांश रेखा है जो है वो एक दूसरे को काट के जाल मतलब एक दूसरे को काटती है, यानी कि एक वर्टिकल लाइन में जा रहा है और एक हॉरिजॉन्टल लाइन में जा रहा है, तो एक वर्टिकल में जा रहा है तो एक हॉरिजॉन्टल में जब जा रहा है तो दोनों को एक दूसरे से काटती है, ठीक है, तो वो काटती है, यही बोला जा रहा है, और जाल बनाती है। इस जाल की सहायता से किसी स्थान की सही स्थिति और दिशा ज्ञात की जाती है। ये रेखाएं काल्पनिक रेखाएं, ये वास्तव में पृथ्वी पर मौजूद नहीं होती। यानी कि जो वर्टिकल लाइन और जो हॉरिजॉन्टल लाइन जो जब एक दूसरे से टकराती है यानी कि एक दूसरे को जब काटती है तो जाल बनाती है। तो जाल का उपयोग इसमें क्या होता है कि किसी भी स्थान के बारे में पता करने के लिए जाल का उपयोग किया जाता है। लेकिन हालांकि ऐसा सच में पृथ्वी में ऐसा कोई लाइनिंग नहीं बना हुआ है, ठीक है, बस इसे मान लिया गया है कि ऐसा लाइनिंग बना हुआ होगा जिसके कारण जो है वो किसी भी स्थान के बारे में हमें पता चलता है, ठीक है। हालांकि सच में पृथ्वी पर ऐसा मौजूद नहीं है, ऐसा ग्लोब पर किया जाता है ताकि हम लोग को पता चले कि कहाँ पे कौन सा स्थान है, ठीक है। इनका निर्माण केवल स्थान निर्धारण और दिशा बताने के लिए किया गया है। इसका जो मतलब जो जाल का जो उपयोग है वो बस दिशा निर्धारण के लिए और किसी स्थान का पता लगाने के लिए किया गया है, ना कि ऐसा सच में पृथ्वी पर ऐसा लाइनिंग बना हुआ है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। ऐसा बस मानने के लिए यानी कि पता लगाने के लिए ग्लोब में कि कहाँ पे किस जगह पे क्या स्थित है, इसके लिए वैसा जाल का निर्माण किया जाता है ग्लोब पर, ठीक है। इसके बाद हम लोग जानेंगे अक्षांश रेखाएं के बारे में। यानी कि अक्षांश रेखाएं, अभी तो बस वर्टिकल लाइंस को अक्षांश रेखाएं कहा जाता है, ऐसा पता चला है कि जो पूर्व से पश्चिम की ओर चलता है, लेकिन वास्तव में अक्षांश रेखाएं क्या होते हैं इनके बारे में जानेंगे।
भूमध्य रेखा पृथ्वी के बीचों बीच स्थित एक काल्पनिक रेखा है। यह पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है, उत्तर गोलार्ध, दक्षिण गोलार्ध। हमारे पृथ्वी पर एक भूमध्य रेखा एक खींची हुई रहती है, जो ठीक सपोज दैट ये पृथ्वी है, ठीक है, इसको ऊपर से नीचे तक एक लाइनिंग खींची होती है जिसे भूमध्य रेखा कहा जाता है, जो पृथ्वी को जो है वो दो भागों में बांटती है, ठीक है, यानी कि बीच में लाइनिंग किया हुआ है तो पृथ्वी को दो भागों में विभाजित कर देती है। एक होता है उत्तर, ऊपर वाला कहा जाता है उत्तर ध्रुव और नीचे वाला कहा जाता है दक्षिणी ध्रुव, ठीक है, यानी कि जो बांटती है लाइन, यानी कि यहाँ से ऐसा करके बांटती है, ठीक है, जो इधर से ऐसा करके बांटती है भूमध्य रेखा है, तो पृथ्वी को दो भागों में बांटती है, एक ऊपर और एक नीचे, जैसे उत्तर गोलार्ध और दक्षिण गोलार्ध दो भागों में बांटती है, ठीक है। भूमध्य रेखा को आधार मानकर अन्य अक्षांश रेखाएं खींची जाती है, यानी कि भूमध्य रेखा को ही जो बीच से जो वर्टिकल लाइन जो गया है, यानी कि जो भूमध्य रेखा गया है, ठीक है, उसी को मान करके और अक्षांश रेखाएं खींच जाती है, यानी कि वर्टिकल लाइंस जो पतला पतला जो वर्टिकल लाइंस है उन लोगों को खींची जाती है, ठीक है। अक्षांश रेखाएं बताती है कि कोई स्थान भूमध्य रेखा से उत्तर या दक्षिण कितने डिग्री पर स्थित है, यानी कि भूमध्य रेखा जो है वो यह हम लोग को बताता है कि अक्षांश रेखाएं जो है, किसी अक्षांश रेखा से यह पता चलता है कि किसी भी स्थान का वो कितने उत्तर पे है या फिर कितने दक्षिण में है, कितना डिग्री पर है, इसके बारे में हमें अच्छे से पता चलता है, ठीक है। फिर हम लोग जानेंगे भूमध्य रेखा का अक्षांश 0 डिग्री होता है। भूमध्य रेखा से उत्तर या दक्षिण की ओर जाने पर अक्षांश का मान बढ़ता है। उत्तर ध्रुव और दक्षिण ध्रुव का अक्षांश 90 डिग्री होता है, यानी कि जो भूमध्य रेखा है, ठीक है, तो भूमध्य रेखा का अक्षांश अगर यहाँ से उत्तर में अगर यहाँ से स्टार्ट हो रहा है या फिर दक्षिण में यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो वो दोनों का ही मान जहां से स्टार्ट होता है वहां से 0 डिग्री का होता है। लेकिन जब धीरे धीरे वो उत्तर की साइड या फिर नीचे दक्षिण की साइड जाता है तो अक्षांश रेखा का जो मान है वो धीरे धीरे बढ़ता जाता है, ठीक है। और लास्ट जब सबसे लास्ट में ऊपर में पहुंचता है तो वो 90 डिग्री उत्तर में रहता है, 90 डिग्री नीचे भी रहता है दक्षिण में, ठीक है। तो आप लोग इसको अच्छे तरीके से नोट डाउन कर लीजिए। अभी जितना पढ़ाई यहाँ पे, ठीक है, बिना फिगर का तो आप लोग को समझ में नहीं आएगा, तो मैं एक फिगर से अच्छे से तरीका से बताऊंगी, आप लोग इसको इधर नोट डाउन कीजिएगा, फिगर को राइट साइड बनाइएगा, ठीक है। तो अभी आप लोग फिलहाल इसको नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद स्टूडेंट्स हम लोग का नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में, यानी कि जो अक्षांश रेखा है उसके महत्वपूर्ण तथ्य पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहला तथ्य हम लोग का विषुवत वृत्त अथवा भूमध्य रेखा से ध्रुवों तक स्थित सभी समानांतर वृत्तों का अक्षांश रेखाएं कहा जाता है, यानी कि जो विषुवत रेखा है या फिर जो भूमध्य रेखा है, ठीक है, उसके जो वृत्त है वो सारे समानांतर वृत्त जो है वो अक्षांश रेखाएं कहलाती है। यानी कि ये जो वृत्त बन रहा है, ठीक है, यानी कि जो भूमध्य रेखा यानी कि ये जो रेखा है भूमध्य रेखा, इसके ध्रुवों तक यानी कि यहां से लेके यहां तक और इसके नीचे भी जो भी वृत्त बन रहा है, यानी कि ये जो बन रहा है ना ये वृत्त, ठीक है, ये पूरा जो वर्टिकल लाइन से जो वृत्त बन रहा है, इन सभी वृत्तों को अक्षांश रेखाएं कहा जाता है, ठीक है। इसके बाद सेकंड इसका तथ्य है कि अक्षांशों को अंश या डिग्री में मापा जाता है, यानी कि अक्षांश जो होता है वो डिग्री में उससे माप सकते हैं, यानी कि जो भूमध्य रेखा है वहां पे 0 डिग्री होगा, फिर 20 डिग्री होगा, मतलब डिग्री में हर जगह होगा, ठीक है। इसके बाद तीसरा हम लोग का है तथ्य है विषुवत वृत्त 0 डिग्री अक्षांश का माप दर्शाती है। विषुवत वृत्त यानी कि विषुवत रेखा यानी कि जो भूमध्य रेखा है, यानी कि ये जो लाइन है, ठीक है, ये जो भूमध्य रेखा है ये आपका 0 डिग्री का होता है, ठीक है। उसके बाद चौथा हम लोग का तथ्य है विषुवत वृत्त से दोनों ओर ध्रुवों के बीच की दूरी पृथ्वी के चारों ओर के वृत्त का 1/4 है, ठीक है।
अतः यानी कि पूरा जो 360 का होता है, और जब विषुवत वृत्त जब यहाँ से यहाँ तक जाता है तब 90 का रहता है। ये यहाँ से यहाँ जाता है वो भी 90 का, फिर ये भी 90 का और ये भी 90 का। ठीक है, तो यानी कि 4/4 में यानी कि 4 भाग में बटा हुआ है। ठीक है, इस प्रकार 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश उत्तर ध्रुव और 90 डिग्री दक्षिणी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पे अक्षांश होगा। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे अक्षांश है। ठीक है, अक्षांश को दक्षिणी ध्रुव कहा जाता है। यानी कि जो यहाँ से यानी कि जो भूमध्य रेखा से जो ये ऊपर जा रहा है यानी कि 20 डिग्री 40 डिग्री 60 डिग्री और ठीक यहाँ 90 डिग्री, यानी कि ये पूरा 90 डिग्री का बनाता है। यानी कि इसे अक्षांश पे बनाता है, यानी कि इसे उत्तर ध्रुव कहा जाता है। ये जो ऊपर तक है इसे उत्तर ध्रुव कहा जाता है, और जो नीचे है ये भी 90 डिग्री का बनाता है यहाँ पे। ठीक है, तो इसे दक्षिण ध्रुव कहा जाता है। पांचवा तथ्य इसका है कि विषुवत वृत्त के उत्तर की सभी समानांतर रेखाएं उत्तरी अक्षांश रेखाएं तथा दक्षिण के सभी समानांतर रेखाएं दक्षिणी अक्षांश रेखाएं कहलाती हैं। यानी कि जो उत्तर साइड का जितना है ये सब रेखाएं हैं। ठीक है, ये जो रेखाएं हैं ये सारी रेखाएं उत्तर अक्षांश रेखाएं कहलाती है। ठीक है, और ये सब रेखाएं जो है ये सारे दक्षिण रेखाएं कहलाती है, यानी दक्षिणी अक्षांश रेखाएं कहलाती है ये सब सारा कुछ। ठीक है, मतलब विषुवत रेखा का जो नीचे साइड है वो दक्षिणी अक्षांश रेखा है, और विषुवत रेखा का जो ऊपर साइड है उसे उत्तरी अक्षांश रेखाएं कहा जाता है। ठीक है, छठा तथ्य है हम लोग का, इसे दिशा सूचक उ या द लिखा जाता है। यानी कि दिशा सूचक के रूप में हम लोग उ या द, यानी कि उ से हो जाएगा हम लोग का उत्तर और द से हो जाएगा दक्षिण, इसे सूचक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। ठीक है, सातवां तथ्य इसका है कि प्रत्येक गोलार्ध में 90 डिग्री रेखाएं होती है। यानी कि ये जो 4 भाग में बढ़ता है, ठीक है, तो ये प्रत्येक गोलार्ध जो है यानी कि यहाँ से यहाँ तक भी 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है और ये भी 90 डिग्री का है। ठीक है, आप लोगों को तो पता होगा ये अक्षांश रेखाएं हैं और ये देशांतर रेखाएं। ठीक है, ये वर्टिकल लाइंस और ये हॉरिजॉन्टल लाइंस। ठीक है, इसके बाद आठवां तथ्य हम लोग का, जैसे जैसे विषुवत वृत्त से दूर उत्तर या दक्षिण दिशा में जाते हैं वैसे वैसे अक्षांश का आकार घटता जाता है। यानी कि जब आप लोग भूमध्य रेखा से ठीक ऊपर जाएंगे यानी कि उत्तर की ओर जाएंगे तो इसकी रेखाएं जो है वो धीरे धीरे देखो कम होते जा रही, यानी कि छोटे होते जा रहा है। ठीक है, और इसका मान जो है वो बढ़ते जा रहा है, यानी कि डिग्री को जो है वो बढ़ते जा रहा है। ठीक वैसे ही जब भूमध्य रेखा से नीचे आएंगे यानी कि दक्षिण की ओर हम लोग आएंगे तो क्या होता है कि ये फिर इसकी जो रेखाएं हैं वो धीरे धीरे कम होते जाती है, लेकिन इसका जो मान है ठीक है वो बढ़ता चला जाता है। ठीक है, ठीक है, लास्ट हम लोग जानेंगे, इसके बाद हम लोग जानेंगे कि महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाएं, यानी कि अक्षांश रेखाएं में क्या क्या महत्वपूर्ण रेखाएं हैं। सबसे पहले भूमध्य रेखा के बारे में जानेंगे हम लोग। 0 डिग्री अक्षांश पर स्थित पृथ्वी को उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में बांटती है। यानी कि ये जो है ठीक है, ये जो है इसे भूमध्य रेखा कहा गया है और ये 0 डिग्री पर होता है और ये पृथ्वी को ठीक 2 भागों में बांटता है। मैंने आप लोगों को बताया था कि ये 2 भागों में बांटता है, पहला वाला को उत्तरी ध्रुव और दूसरा वाला को दक्षिणी ध्रुव, यानी कि ऊपर वाला उत्तरी गोलार्ध और नीचे वाला दक्षिणी गोलार्ध में इसे बांटता है। ठीक है, इसके बाद सेकंड में हम लोग जानेंगे कर्क रेखा, 23.5 डिग्री उत्तर अक्षांश पर स्थित होता है। यानी कि जो कर्क रेखा है यानी कि ये ठीक है ये कर्क रेखा है पृथ्वी के ठीक भूमध्य रेखा के ऊपर। ये कर्क रेखा जो है ये 23.5 डिग्री पर विद्यमान रहता है, यानी कि 20 से थोड़ा सा ऊपर। ठीक है,
यानी कि यहाँ पे 20 है, इसके थोड़ा सा ऊपर यहाँ पे आपका कर्क रेखा यहाँ पे गुजरता है, यानी कि 23.5 डिग्री उत्तर पर आपका कर्क रेखा गुजरता है, ठीक है, अक्षांश पर। फिर मकर रेखा के बारे में जानेंगे, 23.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश पर स्थित। कर्क रेखा जो है वो उत्तर अक्षांश पर स्थित रहता है 23.5 डिग्री पर, और जो मकर रेखा है वो 23.5 डिग्री दक्षिण साइड स्थित है, ठीक है। फिर हम लोग जानेंगे आर्कटिक वृत्त, जो 66.5 डिग्री पर उत्तर अक्षांश पर है, यानी कि यहाँ पे जो 66.5 डिग्री यहाँ पे जो वृत्त बना रहा है, ठीक है, इस जगह पे, तो यहाँ पे आपका अंटार्कटिक वृत्त है, यानी कि इधर का जो प्रदेश है वो काफी ज्यादा आपको ठंडा मिलेगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग जानेंगे अंटार्कटिक वृत्त, जो 66.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश पर स्थित है, यानी कि यहाँ पे भी आपको ठंडा ही मिलेगा, लेकिन यहाँ पे आपका जो अंटार्कटिक वृत्त है वो यहाँ पे 66.5 डिग्री पे स्थित है, ठीक है। इसमें मैंने आप लोगों को क्या क्या बताया कि सबसे पहले इस फिगर को आप लोग अच्छी तरीके से समझ लीजिए, ठीक है। ये जो लाइनिंग है आपका, ये हॉरिजॉन्टल लाइनिंग है, यानी कि देशांतर रेखाएं हैं। इधर से जो लाइनिंग आपका जा रहा है ये आपका अक्षांश रेखाएं हैं, यानी कि वर्टिकल लाइंस है, ठीक है। ये जो बीच में जो है ये भूमध्य रेखा है, जो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है। भूमध्य रेखा का जो डिग्री होता है वो 0 होता है, यानी कि 0 डिग्री पर रहता है। इससे ठीक नीचे जाएंगे तो डिग्री बढ़ते जाएगा, और जो आकार है अक्षांश रेखा के वो घटता चला जाएगा, ठीक है। जैसे ठीक वैसे ही ऊपर में भी होगा, उत्तर की साइड ऊपर में जाएंगे उत्तरी गोलार्ध के साइड, तो वहां पे भी आपका डिग्री बढ़ते जाएगा, लेकिन जो आकार है अक्षांश रेखाएं का वो घटते जाएगा, ठीक है। ऊपर वाला को उत्तरी ध्रुव और नीचे को दक्षिणी ध्रुव, ठीक है। इसमें मैंने आप लोगों को क्या बताया कि जो यहाँ पे जो बीचों बीच जो गुजरता है उसे भूमध्य रेखा कहा जाता है। भूमध्य रेखा के ठीक ऊपर 23.5 डिग्री पर आपका कर्क रेखा गुजरती है, और भूमध्य रेखा के ठीक दक्षिण की ओर 23.5 डिग्री पर मकर रेखा गुजरती है। फिर मैंने आप लोग को क्या बताया कि कर्क रेखा के ऊपर 66.5 डिग्री पर आपका आर्कटिक वृत्त पाया जाता है, ठीक है, यानी आर्कटिक जगह आपका पाया जाता है, और नीचे 66.5 डिग्री पर अंटार्कटिक वृत्त पाया जाता है, ठीक है। तो आप लोग इसको अच्छे तरीके से नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद हम लोग जानेंगे स्टूडेंट्स पृथ्वी के ताप कटिबंध, यानी कि पृथ्वी के कितने कितने प्रकार के कटिबंध है इसके बारे में हम लोग जानेंगे, ठीक है। पृथ्वी की ताप कटिबंध तापमान के आधार पर 3 ताप कटिबंधों में बांटा गया है, यानी कि ताप के आधार पर पृथ्वी को 3 ताप कटिबंधों में बांटा गया है। पहला है उष्ण कटिबंध, यानी उष्ण कटिबंध के बारे में हम लोग जानेंगे। कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच स्थित है, यानी कि उष्ण कटिबंध जो है वो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीचों बीच में स्थित है, ठीक है। यानी कि ये आपका हो गया मकर रेखा और ये हो गया कर्क रेखा, इन दोनों के बीच में आपका उष्ण कटिबंध, यानी कि ये जो भूमध्य रेखा है ना, इसी के बीच में आपका उष्ण कटिबंध स्थित है, ठीक है। सूर्य की किरणें वर्ष भर लगभग सीधी पड़ती है, सबसे अधिक ऊष्मा प्राप्त होती है। यह पृथ्वी का सबसे गर्म क्षेत्र है। भूमध्य रेखा मध्य में पड़ती है, ठीक है। यानी कि यह जो है उष्ण कटिबंध, इसमें वर्ष भर यानी कि पूरा साल जो है गर्मी पड़ती है, यानी कि पूरा साल जो है सूर्य की किरणें जो है वो सीधी पड़ती है, यानी कि काफी तेज इसमें सूर्य की किरणें पड़ती है, ठीक है। और यह क्षेत्र जो रहता है यानी कि उष्ण कटिबंध का जो क्षेत्र है वो काफी ज्यादा गर्म हो जाता है इसी के कारण, ठीक है। और यह भूमध्य रेखा के ठीक बीच में रहती है, ठीक है।
इसके बाद हम लोग जानेंगे समशीतोष्ण कटिबंध के बारे में। ठीक है, समशीतोष्ण कटिबंध जो है वो 23.5 डिग्री से 67.5 डिग्री उत्तर तथा 23.5 डिग्री से 67.5 डिग्री दक्षिण अक्षांशों के बीच स्थित है। यानी कि समशीतोष्ण जो भाग है आपका वो यहां से लेके, ठीक है, 23.5 डिग्री यानी कि 23.5 डिग्री 67 डिग्री तक, ठीक है, उत्तर में भी है और दक्षिण में भी है। ये जो है पूरा क्षेत्र और इधर का जो पूरा क्षेत्र है यहाँ का, ठीक है, ये जो क्षेत्र है यहाँ से लेके यहाँ तक और ये यहाँ से लेके यहाँ तक, ये पूरा क्षेत्र जो आपका होता है वो समशीतोष्ण कटिबंध का होता है। ठीक है, यहाँ पर सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती है, ना बहुत गर्म ना बहुत अधिक ठंडा। उत्तरी और दक्षिणी समशीतोष्ण कटिबंध में विभाजित होती है। यानी कि यहाँ पे समशीतोष्ण कटिबंध जो है यहाँ पे ना तो यहाँ पे बहुत ज्यादा गर्मी होती है ना बहुत ज्यादा ठंडी होती है, क्योंकि सूर्य की किरणें जो यहाँ पे तिरछी पड़ती है इसलिए। ठीक है, और तो और ये जो है ये 2 भागों में बांटती है, विभाजित है। ठीक है, एक दक्षिण में है आपका समशीतोष्ण कटिबंध और एक उत्तर में है। ठीक है, इसके बाद तीसरा है हम लोग का शीत कटिबंध। शीत कटिबंध के बारे में जानेंगे हम लोग। आर्कटिक वृत्त से उत्तर ध्रुव और अंटार्कटिक वृत्त से दक्षिण ध्रुव तक स्थित है। यानी कि यहाँ पे आपका आर्कटिक जो वृत्त है, ठीक है, ये वाला, और ये जो है, ठीक है, यानी अंटार्कटिक वृत्त है, ये दोनों जो है यहाँ से यहाँ, ये पूरा जो है आपका शीत कटिबंध आ जाता है। यानी कि यहाँ पे जो है पूरा हर टाइम आपका यहाँ पे जो सूर्य की किरणें हैं वो काफी अधिक तिरछा पड़ती है, यानी कि सूर्य की किरणें यहाँ पे ना के बराबर पड़ती है, जिसके कारण जो ये क्षेत्र है ये काफी ज्यादा ठंडा क्षेत्र रहता है। ठीक है, सूर्य की किरणें अत्यंत तिरछी पड़ती है, यह पृथ्वी का सबसे ठंडा क्षेत्र है। जल अधिकतर बर्फ के रूप में मिलता है। यहाँ पे जल जो है वो अधिकतर जो है बर्फ के रूप में मिलता है। ठीक है, यहाँ अगर वहां पे आप अगर पानी, मतलब वहां पे पानी एकदम नहीं है, हर जगह बर्फ ही बर्फ है, इतना ज्यादा वहां पे ठंडा है। ठीक है, तो मैंने क्या बताया, सपोज दैट ये पृथ्वी है, ठीक है, ये आपका भूमध्य रेखा है, तो भूमध्य रेखा में ही आपका मध्य में जो है वो उष्णकटिबंधीय है, जिसमें सूर्य की किरणें जो है वो एकदम सीधे पड़ती है, यानी कि पूरा डायरेक्ट पड़ती है, जिसके कारण उष्णकटिबंध में जो है वहां पे काफी ज्यादा गर्मी पाई जाती है। ठीक है, बहुत ज्यादा गर्म रहता है। ठीक है, और यहाँ पे कोई भी देश है नहीं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे कोई रह ही नहीं सकता है। ठीक है, एकदम यहाँ पे कोई भी नहीं है सीधा में उष्णकटिबंध में। ठीक है, और फिर उसके बाद मैंने क्या बताया कि समशीतोष्ण कटिबंध के बारे में मैंने बताया कि समशीतोष्ण कटिबंध जो है वो 23 डिग्री 23.5 डिग्री से 67.5 डिग्री दक्षिण की ओर से लेके 23.5 डिग्री से 67.5 डिग्री उत्तर की ओर, यानी कि दक्षिण के तरफ भी आपका मतलब दक्षिणी गोलार्ध में भी आपका समशीतोष्ण कटिबंध है और उत्तरी गोलार्ध में भी समशीतोष्ण कटिबंध है। ये दोनों ही जो है, दोनों तरफ जो समशीतोष्ण कटिबंध जो है, ठीक है, यानी कि उत्तर समशीतोष्ण कटिबंध और दक्षिण समशीतोष्ण कटिबंध, यहाँ पे जो है सूर्य की किरणें जो वो तिरछी पड़ती है, जिसके कारण यहाँ का जो वातावरण है यानी कि एनवायरमेंट है वो ना तो बहुत अधिक ठंडा है और ना बहुत अधिक ठंडे, यानी कि रहने लायक है। ठीक है, आपका जो हम लोग का जो भारत है वो ठीक यहीं पे स्थित है, इस जगह पे। ठीक है, इस जगह पे। ठीक है, यानी कि इसलिए हम लोग का जो भारत है वो यहाँ नहीं, सॉरी, इस जगह पे स्थित है, यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे हम लोग का भारत स्थित है, जिसके कारण जो है हम लोग का भारत का जो जलवायु है वो ना तो बहुत अधिक ठंडा है और ना बहुत अधिक गर्म है। ये ऊपर का जो भाग है आपका जम्मू कश्मीर का, यहाँ पर इसलिए ठंड पाई जाती है क्योंकि ये थोड़ा सा यहाँ पे
टच होता है, ठीक है, जिसके कारण यहाँ पे जम्मू कश्मीर के साइड आपको हमेशा बर्फबारी मिलती है, ठीक है। और तो और इसमें मैंने आप लोगों को क्या बताया कि इसमें लास्ट में जो रहता है यानी कि दक्षिण ध्रुव और ऊपर में उत्तर ध्रुव की साइड, ये दोनों ही साइड जो है, ये दोनों साइड में आपका शीत कटिबंधीय रहता है, यानी कि यहाँ पे जो है सूर्य की किरणें एकदम ना के बराबर पड़ती है, यानी कि अत्यधिक तिरछी पड़ती है, जिसके कारण यहाँ पे वर्ष भर यानी कि हमेशा आपका यहाँ पे पूरा बर्फबारी रहती है, यानी कि हमेशा यहाँ पे ये जो क्षेत्र है वो पूरा बर्फ से ढका हुआ रहता है, ठीक है। इसके बाद मैं आप लोगों को बताती हूँ देशांतर रेखाएं के बारे में, ठीक है। उत्तर ध्रुव और दक्षिण ध्रुव को जोड़ने वाली काल्पनिक रेखाएं देशांतर या यामोत्तर रेखाएं कहलाती है। यानी कि मैंने आप लोगों को तभी बताया था कि जो देशांतर रेखाएं वो उन्हें वर्टिकल लाइंस का यानी कि हॉरिजॉन्टल लाइंस कहा जाता है। तो उत्तर से लेके दक्षिण की ओर तक ये दोनों ही ध्रुव को जो जोड़ती है उसे देशांतर रेखाएं या फिर यामोत्तर रेखाएं कहा जाता है, ठीक है। सभी देशांतर रेखाओं की लंबाई समान होती है। 0 डिग्री देशांतर को मुख्य यामोत्तर रेखा कहते हैं, इसे ग्रीनविच यामोत्तर भी कहते हैं। यानी कि देशांतर रेखाएं की जो लंबाई है हमें मतलब हर जगह समान होती है। जैसे वर्टिकल लाइंस में आपका क्या था कि आकार धीरे धीरे घटता जा रहा था, लेकिन डिग्री बढ़ते जा रहा था, लेकिन इसमें जो है इसमें आपका जो लाइंस है यानी कि जो देशांतर रेखाएं की जो लाइनिंग है वो हमेशा बराबर ही आपको मिलेगी, इसमें कोई घटता बढ़ता नहीं है, ठीक है, डिग्री बस बढ़ता है। और तो और यहाँ पे यानी कि जो 0 डिग्री पे जो देशांतर रेखाएं हैं यानी कि जो बीच में जो है वहां पे जो 0 डिग्री है उसे मुख्य यामोत्तर रेखा या फिर ग्रीनविच यामोत्तर रेखा भी कहा जाता है, ठीक है। इसके बारे में फिर हम लोग देशांतर रेखाएं के महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहला तथ्य है देशांतर रेखाएं उत्तर ध्रुव से दक्षिण ध्रुव तक जाती है। यानी कि देशांतर रेखाएं जो है वो उत्तर से लेके दक्षिण की ओर जाती है, उत्तर से लेके दक्षिण की ओर जाती है, ठीक है। देशांतर अंश, जैसे अंश यानी डिग्री, ठीक है, यानी डिग्री का सिंबल, मिनट का सिंबल 1 कोमा ऊपर में और सेकंड का सिंबल 2 कोमा में मापे जाते हैं, ठीक है। तीसरा है सभी देशांतर रेखाएं अर्धवृत्त होती है, यानी कि जितने भी आपका देशांतर रेखाएं हैं वो अर्धवृत्त में होती है, यानी कि देशांतर रेखाएं जो है वो इस टाइप से आती है, ठीक है, यानी कि इस टाइप से आती है, तो ये हमेशा आधा वृत्त बनाती है, ठीक है। इधर से हो चाहे इधर से हो तो आपका क्या हो रहा है कि हमेशा आधा वृत्त आपका बन रहा है, ठीक है। उसके बाद चौथा में हम लोग को दिया हुआ है तथ्य ध्रुवों की ओर इनकी आपसी दूरी घटती जाती है और ध्रुवों पर मिल जाती है। यानी कि जब ये ध्रुव की साइड जाता है तो इसकी जो दूरी है वो घटते जाती है और फिर मिल जाती है। यानी कि जब ये पृथ्वी है, ठीक है, तो यहाँ से जब ऐसे ऐसे करके देशांतर रेखाएं जब आती है, ठीक है, तो धीरे धीरे इसकी दूरी जो है घटते घटते फिर यहाँ पे एक पॉइंट पे आता है कि मिल जाता है, ठीक है। सभी देशांतर रेखाओं की लंबाई समान होती है, सभी देशांतर रेखाओं की लंबाई समान होती है, ठीक है। छठा, मुख्य यामोत्तर रेखा का मान 0 डिग्री है, यानी कि जहां से यामोत्तर का रेखा का स्टार्ट होता है वहां पे उसका मान जो होता है वो 0 होता है, यानी कि 0 डिग्री होता है। सातवां तथ्य है कुल 360 डिग्री देशांतर होता है, 180 डिग्री पूर्व और 180 डिग्री पश्चिम, यानी कि कुल देशांतर रेखाएं जो है वो 360 डिग्री का है पूर्व की ओर और पश्चिम की ओर, ठीक है, 180 डिग्री पूर्व की ओर और 180 डिग्री पश्चिम की ओर। आठवां है 180 डिग्री देशांतर को अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है, यानी कि 180 डिग्री के जो देशांतर रेखाएं जो बनती है, ठीक है, उसे अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है, ठीक है। नौवां तथ्य हम लोग का 0 डिग्री और 180 डिग्री देशांतर पृथ्वी को पूर्वी एवं पश्चिमी गोलार्ध में बांटते हैं, यानी कि 0 से लेके 180 डिग्री का जो कोण बनाता है, ठीक है, तो वो जो क्या करता है वो पूर्वी और
पूरब और पश्चिम में बांटता है। ठीक है, यानी कि ऐसा करके यहाँ पे बना रहा है। ठीक है, तो ये पूरा 180 डिग्री बना रहा है। तो आपका क्या करता है कि ये इधर पूरब में बांटता है और इधर पश्चिम में बांटता है। ठीक है, उसके बाद 10 में हम लोग जानेंगे कि देशांतर लिखते समय अंश के साथ पू के साथ पूर्व में आपका पू लगेगा और पश्चिम में प लगेगा। यानी कि जब आप इधर को दर्शाएंगे, यानी कि पूर्व की ओर दर्शाएंगे, तो आप यहाँ पे प लिखेंगे। ठीक है, जैसे मैंने उस टाइम उत्तर के लिए उ लिखा था। ठीक है, और पश्चिम के लिए यहाँ पे पूरब के लिए पू लिखेंगे और पश्चिम के लिए प लिखेंगे। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हम लोग का देशांतर रेखाओं का महत्व, यानी कि देशांतर रेखाओं का किस किस चीजों में आप लोग उपयोग करते हैं, मतलब हम लोग उपयोग करते हैं, या फिर इसका क्या महत्व है, इसके बारे में जानेंगे। ठीक है, पहला इसका महत्व है कि देशांतर या याम्योत्तर रेखाओं से किसी स्थान के स्थानीय समय का पता चलता है। यानी कि देशांतर रेखाओं से किसी स्थान के समय के बारे में आपको अनुभूति हो सकती है। ठीक है, अनुभूति होती है। उसके बाद दूसरा हम लोग का इसमें महत्व है कि देशांतर और अक्षांश रेखाओं के परस्पर सहयोग से मानचित्र या ग्लोब पर किसी स्थान को आसानी से ढूंढा जा सकता है। यानी कि देशांतर और अक्षांश रेखाओं के माध्यम से, मैंने आप लोगों को तभी बताया था, जो अक्षांश रेखा है और जो देशांतर रेखा है, इन लोगों का जो क्रॉस यानी कि जो जाल बनता है, तो जहाँ पे जाल मिलता है, ठीक है, यानी कि सपोज दैट यहाँ पे मिल रहा है, यहाँ पे मिल रहा है, तो यहाँ पे किसी भी स्थान, यहाँ पे स्थान है, जहाँ पे मिलता है आपको वहां पे वो स्थान हो जाता है। तो उस स्थान के बारे में आपको अच्छी तरीके से पता चलता है कि किधर है। ठीक है, तो किसी भी स्थान के बारे में आसानी से आप पता लगा सकते हैं या फिर ढूंढा जा सकता है। ठीक है, तीसरा इसका महत्व है किसी भी एक देशांतर रेखा पर स्थित सभी स्थानों का स्थानीय समय समान होता है। यानी कि किसी भी देशांतर का जो रेखाओं का जो समय है वो हर जगह एक ही जैसा होता है, यानी कि समान होता है, हर स्थान का स्थानीय समय समान होता है। ठीक है, तो आप लोग इसको अच्छी तरीके से नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे, नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे, एक देशांतर से दूसरे देशांतर तक समय, यानी कि एक देशांतर से दूसरे देशांतर तक जाने में समय कितना लगता है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। पृथ्वी अपने अक्ष पर 24 घंटे में एक चक्कर लगाती है। यानी कि पृथ्वी जो है अपने अक्ष पर घूमने में 24 घंटे लगाती है। अपने अक्ष का मतलब है, सपोज दैट यहाँ सूर्य है, ठीक है, तो वो पूरा परिक्रमा करती है, लेकिन यहाँ सिर्फ अक्ष का बात किया जा रहा है। यानी कि पृथ्वी जो है वो अपने अक्ष पर, यानी कि एक जगह पे ऐसे करके रोटेट करती है, एक बार फिर रोटेट करती है, मतलब पहले खुद घूमती है ऐसे करके, और ऐसे ही घूम करके और फिर वो परिक्रमा सूर्य का करती है, ऐसे घूम करके। ठीक है, यानी कि एक बार वो घूमती है, तो एक बार घूमने में, यानी कि पश्चिम से पूर्व की ओर उसे घूमने में 24 घंटा लगता है। तो 24 घंटे इक्वल टू 1440 मिनट, यानी कि 1440 मिनट लगता है। पृथ्वी पर कुल 360 देशांतर होते हैं, इसलिए 360 डिग्री घूमने में 440 मिनट लगते हैं। ठीक है, यानी कि पृथ्वी में कुल 360 देशांतर रेखाएं होती है, यानी कि कुल 360 डिग्री का देशांतर रेखा मैंने आप लोग बताया था, यानी कि पूरे पृथ्वी पर 360 डिग्री का देशांतर रेखाएं होती है। तो उसमें अगर एक देशांतर में उसको लग रहा है घूमने में 1440 मिनट लगते हैं, तो अतः एक देशांतर में उसे 1440 मिनट डिवाइडेड 360 डिग्री देशांतर रेखा है, तो यानी कि 4 मिनट, यानी कि वो 4 मिनट में पूरा घूमती है। ठीक है, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे, स्थानीय समय। स्थानीय समय के बारे में जानेंगे, यानी कि किसी भी स्थान का जो समय है वो कितना होता है। ठीक है, स्थानीय समय किसी स्थान पर सूर्य की स्थिति के आधार पर निर्धारित किया जाता है। यानी कि स्थानीय समय जो है वो सूर्य की स्थिति पर निर्धारित किया जाता है, यानी कि सूर्य उस टाइम पे कब निकलता है, कहाँ पर, उसके स्थिति पर स्थानीय समय निर्धारित होता है। ठीक है, जब सूर्य आकाश में सबसे ऊपर होता है
तब वहां दोपहर के 12 बजे माने जाते हैं। यानी कि सूर्य ठीक पूरा ऊपर में होता है, यानी कि सर के ऊपर में जब सूर्य रहता है तो उस टाइम पे हम लोग बोलते हैं कि 12 बजा है। ठीक है, पृथ्वी 1 डिग्री देशांतर घूमने में 4 मिनट लेती है, इसलिए अलग अलग देशांतरों पर समय भी अलग अलग होता है। यानी कि अगर पृथ्वी को एक देशांतर घूमने में, यानी कि 1 डिग्री घूमने में, अगर उसको यानी एक देशांतर यानी कि पूरा 360 डिग्री, ठीक है, एक देशांतर मतलब पूरा 360 डिग्री, एक देशांतर घूमने में यानी कि एक जगह से ठीक दूसरे जगह, यानी कि एक देशांतर से दूसरे देशांतर तक जाने में अगर उससे 4 मिनट लग रहा है ना, तो लगता है, तो जैसे ही अलग अलग देशांतर में वो घूमता है तो हर जगह 4-4 मिनट बढ़ते जाता है, यानी कि समय भी अलग अलग होते जाता है। ठीक है, यदि किसी स्थान पर समय में 4 मिनट का अंतर होगा, इस कारण विभिन्न देशांतरों पर स्थानीय समय भिन्न भिन्न होता है। यानी कि अगर 4-4 मिनट अगर हर देशांतर में उसका समय लगते जा रहा है पृथ्वी को अपने अक्ष पर घूमने में, ठीक है, अगर 4-4 मिनट लगते जा रहा है तो क्या होता है, तो स्थानीय समय भी चेंज होते रहता है, हर जगह का भिन्न भिन्न समय होता है। भारत में गुजरात और असम के स्थानीय समय में लगभग 1 घंटे 45 मिनट का अंतर है। ठीक वैसे ही भारत में गुजरात और असम में 1 घंटा 45 मिनट का अंतर है। रीजन क्या है कि देशांतरीय, एक देशांतर से दूसरे देशांतर जाने में पृथ्वी को 4 मिनट टोटल लग जाता है। ठीक है, इसलिए तो ऐसे ही करते करते जब वो गुजरात तक पहुंचती है तो उसका 1 घंटा 45 मिनट वो लेट रहती है। यानी कि आप लोग समझ सकते हैं कि 1 घंटा 45 मिनट जो है सूरज तो जो है वो बाद में निकलती है गुजरात और असम में। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हम लोग जानेंगे मानक समय के बारे में। ठीक है, स्थानीय समय में अंतर की समस्या को दूर करने के लिए मानक समय अपनाया जाता है। यानी कि इस समस्या को दूर करने के लिए, यानी कि अगर ऐसा है तो फिर हर जगह का फिर मानक समय अलग अलग हो जाएगा, इसलिए इस समस्या को दूर करने के लिए, यानी कि जो लेट होता है कई मिनट लगते हैं, यानी कि 1 घंटा 45 मिनट को ठीक करने के लिए क्या करता है कि हमारा मानक समय को रखा गया है। ठीक है, किसी देश की मध्य से गुजरने वाली एक याम्योत्तर रेखा चुनी जाती है, उसी रेखा को मानक को पूरे देश में मान्यता दी गई। यानी कि हर किसी देश का अलग अलग जो है मानक समय, हर कोई देश जो है वो मानक समय रखता ही है। ठीक है, गुजरने वाली याम्योत्तर रेखा चुनी जाती है और फिर वो उसी रेखा को वो मानक समय रखते हैं और फिर उसे ही पूरे देश की मान्यता दी जाती है। ठीक है, जैसे भारत का मानक समय IST के बारे में जानेंगे। ठीक है, जैसे कि भारत का मानक समय के बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, भारत की मानक याम्योत्तर रेखा 82.82 डिग्री पूर्व देशांतर है। यानी कि भारत का जो मानक समय है वो 82.82 डिग्री से वो स्टार्ट होता है। ठीक है, यानी कि वो है 82.82 डिग्री पर है। ठीक है, यह नैनी से होकर गुजरती है। इस रेखा के आधार पर निर्धारित समय को भारतीय मानक समय कहते हैं। यानी कि जो भारतीय मानक समय जो है वो हम लोग के भारत के ठीक पूरा बीचों बीच में रहता है। यानी कि सपोज दैट कि ये भारत है। ठीक है, यहाँ पे भारत है, तो भारत के ठीक पूरा बीचों बीच में मानक समय रहता है और यही मानक समय जो है वो पूरे भारत के जो समय व्यवस्था है, यानी कि समय को पूरा अच्छी तरीके से बांटता है। यानी कि ये जो 4 मिनट का जो गैप है इसको यह खत्म करता है। ठीक है,
इस रेखा के आधार पर निर्धारित समय को भारतीय मानक समय कहते हैं। यानी कि इस रेखा के ही आधारित जो है वो भारतीय मानक समय का निर्धारित किया जाता है, यानी इसी रेखा को जो है भारतीय मानक समय कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद हम लोग जानेंगे ग्रीनविच मानक समय यानी कि जीएमटी। 0 डिग्री देशांतर पर ज्ञात समय को ग्रीनविच मानक समय कहते हैं। यानी कि 0 डिग्री देशांतर पर जो 0 डिग्री देशांतर से जो स्टार्ट होता है, मैंने आप लोग बताया था कि 0 डिग्री देशांतर होता है, फिर धीरे धीरे वो उत्तर की साइड बढ़ता है, फिर दक्षिण की साइड बढ़ता है। तो 0 डिग्री जहां पे रहता है वहीं पे 0 डिग्री देशांतर पर ज्ञात समय को ग्रीनविच मानक समय कहा जाता है। यानी 0 डिग्री पर जो मानक समय ज्ञात किया जाता है उसे ग्रीनविच मानक समय कहा जाता है। ठीक है, इसे विश्व का आधारभूत मानक समय माना जाता है। इसे यानी कि सिर्फ भारत का ही नहीं, पूरे विश्व का मानक समय माना जाता है, यानी ग्रीनविच मानक समय को। ठीक है, यानी कि जो ग्रीनविच जो समय है वो पूरे विश्व का है। ठीक है, और जो भारत का मानक समय यानी कि आईएसटी जो है, मानक समय जो है वो सिर्फ भारत का है। ठीक है, कोई डाउट नहीं रखिएगा आप लोग। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग जानेंगे कि आईएसटी और जीएमटी में अंतर, यानी कि भारतीय मानक समय और ग्रीनविच मानक समय में क्या अंतर है, इसके बारे में जानेंगे। कुछ तो अंतर होगा ही, क्योंकि ये 82.5 डिग्री पर है और ये कहाँ पे 0 डिग्री पर है, तो अंतर तो काफी ज्यादा होगा। तो अंतर के बारे में जानेंगे। भारतीय मानक समय जीएमटी से 5 घंटे 30 मिनट आगे है, यानी कि जो 82.5 डिग्री आगे है, इसका मतलब कि समय भी आगे ही होगा। तो जो भारतीय मानक समय जो है वो ग्रीनविच मानक समय से 5 घंटा 30 मिनट आगे है। जब ग्रीनविच यानी कि अगर लंदन में ग्रीनविच 0 डिग्री पर यानी कि लंदन में जब 12 बजे दिन होते हैं, तब हमारे भारत में 5:30 बजे शाम होते हैं। यानी कि अगर लंदन में आपका 12 बज रहा है, दोपहर का 12, तो यहाँ हम लोग का भारत में 5:30 बजेगा। ठीक है, शाम का। महत्वपूर्ण तथ्य यानी कि इसका क्या रीजन है, इसका क्या तथ्य है, यानी कि क्या रीजन है इस ऐसा होने के पीछे, इसके बारे में जानेंगे। तो पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, इसलिए पूर्वी गोलार्ध का समय जीएमटी से आगे होता है, पश्चिमी गोलार्ध का समय जीएमटी से पीछे होता है। यानी कि पृथ्वी जो है वो पूरब से पश्चिम की ओर घूमती है, यानी कि पूर्व से पश्चिम की ओर रोटेट करती है। ठीक है, यानी कि पूर्व से पश्चिम की ओर रोटेट करती है। ठीक है, पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। ठीक है, तो पृथ्वी जो है वो पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, यानी कि ऐसे करके घूमती है। ठीक है, यानी कि पीछे से ऐसे करके घूमती है पृथ्वी। ठीक है, तो ऐसे पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, तो घूमने में उसे क्या होता है कि घूमने में टाइम लगता है। ठीक है, तो टाइम लगने के कारण जो पूर्वी गोलार्ध का जो समय है वो आगे चला जाता है और जो पश्चिमी गोलार्ध का जो समय है वो पीछे चला जाता है। ठीक है, यानी कि जैसे देखो, जैसे इधर से घूम रहा है, ठीक है, पूर्व मतलब पश्चिम से पूर्व की ओर घूम रहा है। ठीक है, तो पहले पश्चिम से घूम रहा है, तो सपोज स्टार्ट कि यहाँ 12 बज गया है। ठीक है, यहाँ 12 बज गया है, तो पश्चिम से पूर्व की ओर जब घूम रहा है तो उसे फिर टाइम भी लग रहा है घूमने में। तो अगर यहाँ 12 बज गया तो फिर टाइम लगेगा, तो जब पूर्व में जब वो पहुंचेगा तो उसको फिर टाइम लगेगा। ठीक है, तो पूर्व में पहुंचते पहुंचते क्या होगा, उसका टाइम जो हुआ बढ़ जाएगा। यानी कि अगर यहाँ 12 बजे पहुंचा है, पूर्व में 12 बज चुका है घूमने के साथ, तो वहां से उसको वहां पहुंचने में यानी कि पश्चिम पूर्व तक पहुंचने में उसे 5:30 बज जाता है। यानी कि अगर भारत मानक समय 12 बज रहा है यहाँ पे, तो उसे फिर पूर्व तक पहुंचने में उसे टाइम लगता है, यानी कि 5:30 फिर बज जाता है। इसका मतलब यहाँ पे यही कहा गया है कि उसे पूर्व में जो है वो उसका समय आगे रहता है और पश्चिम में उसका समय पीछे रहता है। ठीक है, इसके बाद हम लोग जानेंगे, नेक्स्ट पॉइंट जानेंगे समय क्षेत्र के बारे में। पृथ्वी को 24
समय क्षेत्रों में बांटा गया है, यानी कि पूरे पृथ्वी को जो है वो 24 समय क्षेत्र में बांटा गया है। जानेंगे किसमें किसमें, ठीक है। प्रत्येक समय क्षेत्र 1 घंटे का होता है। पृथ्वी पर कुल 360 डिग्री देशांतर है, यानी कि पृथ्वी को पूरे 24 घंटा में बांटा गया है, इनकी हर एक देशांतर में वो 1 घंटा लेता है, ठीक है। प्रत्येक समय क्षेत्र में, यानी कि प्रत्येक समय क्षेत्र में वो 1 घंटा लेता है। तो 360 डिग्री देशांतर में कितना लेगा, 360 डिवाइडेड 24 इक्वल टू 25 डिग्री, यानी कि 25 डिग्री देशांतर के बराबर वो हो जाएगा, ठीक है। जिन देशों को पूर्व पश्चिम विस्तार अधिक होता है वहां 1 से अधिक मानक समय अपनाए जाते हैं, जैसे कि रूस में 11 मानक समय क्षेत्र है, अमेरिका में 4 समय क्षेत्र है, ठीक है। जिन देशों में, यानी कि पूर्व से पश्चिम की ओर जाने में जब पृथ्वी को टाइम लगता है, ठीक है, यानी कि विस्तार अधिक होता है, तो वहां 1 से अधिक मानक समय रहता है, यानी कि क्योंकि हम लोग का भारत जो है वो इतना विशाल है, ठीक है, तो यहाँ पे भी आपको अलग अलग मानक समय मिलेगा, यानी कि अलग अलग जगह का अलग अलग आपको समय मिलेगा। जैसे अरुणाचल प्रदेश में जो है वो 2 घंटा पहले ही वहां पे आपका, मतलब अगर यहाँ 10 बज रहा है तो वहां आपका 11-12 बज रहा है, ठीक है। तो यानी कि वो जो है अरुणाचल प्रदेश, गुजरात, ये सब आपका 2 घंटा आगे ही चलता है, ठीक है। तो जिन देशों का पूर्व पश्चिम विस्तार अधिक होता है वहां 1 से अधिक मानक समय अपनाए जाते हैं, यानी कि और भी बाकी जैसे कि रूस वगैरह हो गया, तो वो काफी बड़ा देश है, जिसके कारण जो है वहां पे काफी सारा वहां पे मानक समय को अपनाया जाता है, वहां का समय को मतलब सुटेबल बनाने के लिए, यानी कि एक जैसा बनाने के लिए, ठीक है। जैसे कि हम लोग का भारत में ही अगर ये मानक समय नहीं रहता तो फिर अरुणाचल प्रदेश का जो टाइमिंग है वो काफी अलग हो जाता, कि वहां 2 घंटा आगे चलता है, तो ये मानक समय के कारण ही जो है वो एक साथ चल पाता है, नहीं तो वहां पे फिर 12 बजता और यहाँ 10 का 10 ही रहता, ठीक है। यानी कि अगर अरुणाचल प्रदेश में 12 बज रहा है तो यहाँ पे झारखंड में 10 बज रहा है, तो फिर ये टाइम कुछ अरेंज नहीं हो पाता। इसीलिए मानक समय दिया गया है हम लोग भारत में, ताकि टाइम मैनेजमेंट जो है वो एक जैसा चले, नहीं तो फिर लंदन और भारत का हाल हो जाएगा कि लंदन में यहाँ 12 बज रहा है और भारत में 5 बज रहा है ना, तो वैसा है ना, तो वैसे ही हो जाएगा भारत में कि वहां पे अरुणाचल प्रदेश में 12 बज रहा है और यहाँ 10 बज रहा है झारखंड में। तो ऐसा नहीं होने के लिए जो अपना देश है, हर देश जो है वो मानक समय को अपनाता है, ताकि उसका जो टाइमिंग है वो एकदम बराबर रह सके, ठीक है। नहीं तो जैसे हम लोग का भारत देश में, ठीक है, वो क्या करता है कि हम लोग का भारत देश में मानक समय को अपनाया गया है, किस लिए अपनाया गया है, ताकि हमारा जो समय है वो पूरा बराबर चल सके, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश में जो है वहां 2 घंटा समय आगे चलता है, लेकिन मानक समय का होने के कारण जो टाइम मैनेजमेंट जो है वो एक जैसा चलता है, नहीं तो फिर वहां 2 घंटा आगे चलता है, तो फिर वो वहां पे क्या होता है कि 12 बज रहा है और यहाँ झारखंड में 10 बज रहा है, ठीक है। तो ऐसा ना हो, इसीलिए भारतीय मानक, हर देश जो है वो अपना अपना टाइम को व्यवस्थित करने के लिए मानक समय को अपनाता है। तो जो रूस है वो टोटल 11 मानक समय अपनाया है, क्योंकि उसका जो पृथ्वी का जो अक्षांशीय जो है, यानी कि देशांतरीय विस्तार जो है वो काफी बड़ा है, जिसके कारण वहां पे एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने पे समय लगता है, अपने अक्ष को घुमाने में पृथ्वी को समय लगता है। तो वहां पे समय को एक व्यवस्थित ढंग से रखने के लिए वहां पे टोटल 11 मानक समय अपनाया गया है, ठीक है। उसी तरह अमेरिका में आप लोग को 4 मानक समय मिलेगा, ठीक है। तो समय क्षेत्र के बारे में अच्छे से समझ में आ गया। समय क्षेत्र में क्या करता है कि वहां पे लोग जो होते हैं वो समय को बराबर करने के लिए मानक समय को अपनाते हैं, ठीक है। लास्ट पॉइंट हम लोग इस चैप्टर का पढ़ेंगे, ग्लोब पर किसी स्थान को ढूंढना, यानी कि ग्लोब पर किसी स्थान को किस प्रकार से ढूंढा जाता है इसके बारे में जानेंगे, ठीक है। अक्षांश और देशांतर रेखाएं
मिलकर ग्रिड बनाती है। ग्रिड की सहायता से पृथ्वी पर किसी भी स्थान की सही स्थिति ज्ञात की जाती है। यानी कि अक्षांश और देशांतरीय रेखाएं, मैंने आप लोगों को बताया था कि अक्षांश यानी कि जो वर्टिकल लाइन्स है और जो देशांतरीय रेखाएं यानी कि जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, एक लाइन इधर से जा रहा है, ठीक है, और एक लाइन इधर से आ रहा है, तो यहाँ पे वो क्रॉस करती है यानी कि एक दूसरे को काटती है, तो जाल बनाती है। यानी कि जाल यानी कि ग्रिड, तो ग्रिड बनाती है। तो ग्रिड का जो काम है वो किसी भी स्थान की सही स्थिति को बताने का काम करता है, यानी कि ज्ञात करने का काम करता है, ठीक है। तो किसी स्थान को ढूंढने के लिए उसके अक्षांश और देशांतरीय का उपयोग किया जाता है। यानी कि किसी भी स्थान को ढूंढने के लिए, अगर आपको किसी भी स्थान को ढूंढना है तो उसके लिए अक्षांश और देशांतरीय रेखाएं जो है वो काफी यूजफुल माना जाता है, यानी काफी उपयोगी माना जाता है। इसलिए सचमुच ऐसा नहीं है कि पृथ्वी में, मैंने आप लोगों को बताया था कि सचमुच ऐसा नहीं है कि पृथ्वी में देशांतरीय या अक्षांशीय रेखा है, ऐसा नहीं है, ग्लोब पर ऐसा है, ताकि लोगों को जो है वो जगह के बारे में पता चल सके कहाँ पे कौन सा जगह स्थित है। उत्तर का अर्थ है कि भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित है, यानी कि यहाँ पे ग्लोब का उत्तर का अर्थ है कि जो भूमध्य रेखा जो है वो उत्तर की ओर स्थित है। यानी कि भूमध्य रेखा बीचों बीच में जाती है, बीचों बीच में लाइनिंग है भूमध्य रेखा का, तो उत्तर की ओर उत्तर इंडिकेट करता है और नीचे में दक्षिण इंडिकेट करता है। वही बताया गया है कि पूर्व का अर्थ है कि स्थान प्रधान या अम्योत्तर रेखा में पूर्व स्थित है। अक्षांश और देशांतरीय रेखाओं के प्रतिच्छेदन पर उस स्थान की स्थिति मिलती है। यानी कि जब अक्षांशीय और देशांतरीय रेखाएं जब एक दूसरे को काटती है, ठीक है, यानी कि एक दूसरे को जब काटती है तो जो जाल बनाती है उससे उन लोग किसी भी स्थान की स्थिति के बारे में पता चलता है, ठीक है। उदाहरण हम लोग जानेंगे, जैसे कि इंडिया की मुख्य भूमि 8 डिग्री उत्तर से 37 डिग्री उत्तर अक्षांश तथा 68 डिग्री पूर्व से 97 डिग्री पूर्व तक देशांतरीय के स्थित है। तो हम लोग का जो भारत में जो देशांतरीय विस्तार जो है वो देशांतरीय विस्तार यानी कि पूर्व से पश्चिम तक, ठीक है, तो कितना है 8 डिग्री पूर्व से 37 डिग्री पूर्व तक, ठीक है, और 8 डिग्री उत्तर से 37 डिग्री उत्तर तक अक्षांश तथा 68 डिग्री उत्तर से मतलब 68 डिग्री पूर्व से 68 डिग्री पूर्व से 97 डिग्री पूर्व देशांतर के बीच स्थित है। भूटान लगभग 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 90 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित है। तो भारत का एक जगह है भूटान के बारे में, भूटान जो 27 डिग्री उत्तर से अक्षांश से 90 डिग्री पूर्व देशांतर तक स्थित है, ठीक है। तो आप लोग इसको अच्छे तरीके से नोट डाउन कर लीजिए। हेलो स्टूडेंट्स, अनिमा क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं आज आप लोगों को क्लास 6 ज्योग्राफी का पार्ट 2 ग्लोब अक्षांश एवं देशांतर रेखाएं, इस चैप्टर का प्रश्न उत्तर, फिल इन द ब्लैंक्स, मेंशन द फॉलोइंग, सारा कुछ करवाऊंगी, ठीक है। अगर आप लोगों को इस चैप्टर का क्लास नोट्स या फिर वीडियो लेक्चर चाहिए तो आप मेरे अनिमा क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। पहला प्रश्न है हमारे देश में 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व देशांतर या याम्योत्तर रेखा जिस स्थान से गुजरती है वहाँ के स्थानीय समय को डेज कहते हैं। क ग्रीनविच मध्य समय, ख भारतीय मानक समय, ग स्थानीय समय या घ मानक समय। उत्तर होगा ख भारतीय मानक। दूसरा प्रश्न है कर्क रेखा का अक्षांश कितने देश है? क 23.5 डिग्री दक्षिण, ख 23.5 डिग्री पूरब, ग 67.5 डिग्री उत्तर या घ 23.5 डिग्री उत्तर। सही जवाब होगा घ 23.5 डिग्री उत्तर। तीसरा प्रश्न है भारत में मानक मध्याह्न रेखा या मानक याम्योत्तर रेखा देश के पास से गुजरती है। क अहमदाबाद, ख इलाहाबाद, ग औरंगाबाद या घ अलीदाबाद। तो इसका सही जवाब होगा ख इलाहाबाद।
चौथा प्रश्न है, डेश रेखाओं से किसी स्थान के स्थानीय समय का पता लगाया जा सकता है। क अक्षांश, ख भूमध्य, ग देशांतर, घ प्रधान मध्याह्न। सही जवाब होगा ग देशांतर। पांचवा प्रश्न है, अक्षांश रेखाओं की लंबाई भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर क्रमशः डेश जाती है। क बढ़ती, ख घटती, ग विस्तृत होती या घ संक्रिय होती। सही जवाब होगा क बढ़ती। दूसरा में हम लोग को करना है, निम्नलिखित कथनों के सामने सही या गलत लिखिए। पहला प्रश्न है, प्रधान मध्याह्न रेखा पृथ्वी को उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में विभाजित करती है। गलत। दूसरा प्रश्न है, कर्क रेखा का अक्षांश 23.5 डिग्री उत्तर है। सही। तीसरा प्रश्न है, देशांतर रेखाएं पृथ्वी पर किसी स्थान को ज्ञात करने में सहायता करती है। गलत। चौथा प्रश्न है, 180 डिग्री पूर्व और 180 डिग्री पश्चिम की याम्योत्तर रेखा ही अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा कहलाती है। सही। पांचवा प्रश्न है, भारतीय मानक समय ग्रीनविच मध्य समय से 5.5 घंटे आगे है। सही। तीसरा में हम लोग को मैच इन द फ्लोइंग है, यानी मिलान करना है। पहला, क्षैतिज अक्षांश और ऊर्ध्वाधर देशांतर रेखाओं द्वारा एक दूसरे को काटने से निर्मित हुआ जाल। उत्तर होगा ख ग्रिड। दूसरा प्रश्न है, यहाँ से होकर मुख्य याम्योत्तर रेखा गुजरती है। उत्तर होगा अंग ग्रीनविच प्रेक्षणशाला। तीसरा प्रश्न है, भारत की मानक याम्योत्तर रेखा जो भारतीय मानक समय को प्रदर्शित करती है। उत्तर होगा घ 42.5 डिग्री पूर्व देशांतर। चौथा प्रश्न है, आर्कटिक वृत्त और उत्तरी ध्रुव के बीच का क्षेत्र। उत्तर होगा ग उत्तरी शीत कटिबंध। पांचवा प्रश्न है, भूमध्य रेखा से उत्तर या दक्षिण किसी स्थान की कोणीय दूरी। उत्तर होगा क अक्षांश। चौथा का है, निम्नलिखित प्रश्नों के संक्षिप्त में उत्तर दीजिए। जितने भी प्रश्न हैं वो सारे प्रश्नों का उत्तर हम लोग को संक्षिप्त में देना है। ठीक है। पहला प्रश्न है, उस काल्पनिक रेखा का नाम बताइए जो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में विभाजित करती है। उत्तर होगा भूमध्य रेखा पृथ्वी को 2 बराबर भागों में विभाजित करती है। दूसरा प्रश्न है, ग्लोब पर कितनी याम्योत्तर या देशांतर रेखाएं खींची गई हैं। उत्तर होगा ग्लोब पर 1 डिग्री के अंतराल पर कुल 360 डिग्री देशांतर रेखाएं खींची गई हैं। तीसरा प्रश्न है, ग्रीनविच मध्य समय क्या है। उत्तर होगा मुख्य याम्योत्तर रेखा पर ज्ञात समय को ग्रीनविच मध्य समय कहते हैं, जिसे पूरे विश्व का मानक समय माना गया है। चौथा प्रश्न है, उष्णकटिबंध की विस्तृति बताइए। उत्तर होगा उष्णकटिबंध भूमध्य रेखा के दोनों ओर कर्क रेखा व मकर रेखा तक विस्तृत है। पांचवा प्रश्न है, विश्व को कितने समय जोनों में विभाजित किया गया है। उत्तर होगा विश्व को मुख्य रूप से 24 समय क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। पांचवा का ये सब में 5वां नंबर पे जितने भी क्वेश्चन है सारा को थोड़ा डिटेल में बताएंगे। ठीक है। पहला प्रश्न है, देशांतर रेखाएं हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है। उत्तर होगा देशांतर रेखाएं हमारे लिए निम्न कारणों से महत्वपूर्ण है। पहला, देशांतर या याम्योत्तर रेखाएं से किसी स्थान के स्थानीय समय का पता लगाया जा सकता है। दूसरा कारण है, देशांतर व अक्षांश रेखाओं के परस्पर सहयोग से मानचित्र या ग्लोब पर किसी स्थान को आसानी से ढूंढा जा सकता है। तीसरा कारण है, किसी भी एक देशांतर रेखा पर स्थित सभी स्थानों का स्थानीय समय समान होता है। दूसरा प्रश्न है, स्थानीय समय और मानक समय के बीच क्या अंतर है। उत्तर होगा स्थानीय समय और मानक समय के बीच निम्नलिखित अंतर है। स्थानीय समय और मानक समय। पहला अंतर है, स्थानीय समय की गणना उस स्थान पर दोपहर के सूर्य की स्थिति के आधार पर की जाती है। मानक समय का है, प्रत्येक देश में स्थानीय समय के कारण उत्पन्न होने वाली अनिकरूपता को दूर करने के लिए मानक समय का प्रावधान किया गया है। दूसरा अंतर है, भारत में गुजरात व असम के स्थानीय
समय में लगभग 1 घंटा 45 मिनट का अंतर है। हमारे देश में 82 पूरब याम्योत्तर रेखा को मानक याम्योत्तर रेखा के रूप में चुना गया है, जो इलाहाबाद में नैनी नामक स्थान के निकट है। तीसरा प्रश्न है, किसी भी देश के लिए मानक समय क्यों आवश्यक है? उत्तर होगा, किसी भी देश के लिए मानक समय इसलिए आवश्यक है क्योंकि यह पूरे देश में एक समान समय सुनिश्चित करता है, जिससे परिवहन, संचार, व्यापार, बैंकों और प्रशासनिक कार्यों में भ्रम नहीं होता। विशाल देशांतरीय विस्तार वाले देशों में स्थानीय समय का अंतर दूर करने और समय प्रबंधन को सुचारू बताने के लिए यह अत्यंत महत्वपूर्ण है। चौथा प्रश्न है, पृथ्वी के विभिन्न ताप कटिबंधों का वर्णन कीजिए। उत्तर होगा, पृथ्वी के विभिन्न ताप कटिबंधों हैं। पहला उष्ण कटिबंध कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच का क्षेत्र है। यहाँ वर्ष में कम से कम 1001 बार सूर्य ठीक सिर के ऊपर होता है, जिससे यहाँ सर्वाधिक गर्मी होती है। दूसरा शीतोष्ण कटिबंध उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा, आर्कटिक वृत्त और दक्षिणी गोलार्ध में मकर के बीच का क्षेत्र है। यहाँ सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं, जिससे मध्यम तापमान रहता है। तीसरा है शीत कटिबंध उत्तरी ध्रुवीय वृत्त के उत्तर और दक्षिण ध्रुवीय वृत्त के दक्षिण में स्थित क्षेत्र है। यहाँ सूर्य क्षितिज में ज़्यादा ऊपर नहीं उठता, इसलिए यहाँ वर्ष भर बहुत ठंडी रहती है। पांचवा प्रश्न है, पृथ्वी की प्रमुख अक्षांशीय रेखाओं के बारे में संक्षेप में वर्णन कीजिए। उत्तर होगा, पृथ्वी की प्रमुख अक्षांश रेखाएं। पहला है भूमध्य रेखा। यह सबसे बड़ी अक्षांश रेखा है जो पृथ्वी को उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में विभाजित करती है। दूसरा है कर्क रेखा। यह उत्तरी गोलार्ध में स्थित है और इसके आसपास का क्षेत्र गर्म होता है। तीसरा मकर रेखा। यह दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है और कर्क व मकर रेखा के बीच का क्षेत्र उष्णकटिबंधीय कहलाता है। चौथा उत्तरी ध्रुव। यह अक्षांश के अंतिम बिंदु है। ठीक है, सारे प्रश्न उत्तर हो गया है। अब हम लोग का लास्ट बचा हुआ है छठा, एक शब्द में उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है, भारत के मध्य से गुजरने वाली काल्पनिक अक्षांश रेखा। उत्तर होगा भूमध्य रेखा। दूसरा प्रश्न है, 67 डिग्री दक्षिण से गुजरने वाली काल्पनिक रेखा। उत्तर होगा समशीतोष्ण। तीसरा प्रश्न है, कर्क रेखा और आर्कटिक रेखा के मध्य का ताप कटिबंध। उत्तर होगा अंटार्कटिक ध्रुव। चौथा प्रश्न है, वह देश जिसमें सबसे अधिक समय क्षेत्र है। उत्तर होगा रूस। तीसरा प्रश्न, कर्क रेखा और आर्कटिक रेखा के मध्य का ताप कटिबंध। उत्तर होगा अंटार्कटिक ध्रुव। चौथा प्रश्न है, वह देश जिसमें सबसे अधिक समय क्षेत्र है। रूस। पांचवा प्रश्न है, चयनित देशांतर का स्थानीय समय। उत्तर होगा स्थानीय समय। छठा प्रश्न है, 0 डिग्री देशांतर पूर्व याम्योत्तर रेखा। सातवां प्रश्न है, वह काल्पनिक रेखा जो स्थानीय समय की गणना में मदद करती है। उत्तर होगा देशांतर रेखा। चलिए, मैं आप लोगों को आज सारे प्रश्नोत्तर फिल इन द ब्लैंक्स मेंशन द फॉलोइंग करवा चुकी हूँ स्टूडेंट्स। आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो। धन्यवाद।